धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रिजहान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो है बात से निकली हुई, यानी कि मुलाकात से निकली हुई। कोई फोन पर बात कर रहा है तो कोई मुलाकात कर रहा है, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पूरी दुनिया में आज खबरें बन रही हैं। नरेंद्र मोदी भी अमेरिका पहुंच गए ना, और आप जानते हैं ट्रंप ने जो है बात की है पुतिन से, लेकिन ट्रंप ने किसी एक और शख्सियत से भी बात की है जेलेंस्की के अलावा। उसका जिक्र मीडिया में नहीं किया जा रहा है। पुतिन ने भी किसी और एक शख्सियत से बात की है और उस बातचीत को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बताएंगे आपको कि कहां कहां हुई है बातचीत और पर्दे के पीछे की क्या है हकीकत। हर पहलू से कराएंगे रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला जो अपडेट मेरे पास है वो अमेरिका से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके वो वहां पहुंच गए हैं, उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भारतीय मूल के लोगों ने हमेशा की तरह उनका गुणगान किया। आज उनसे एलन मस्क मिलेंगे, फिर बाद में ट्रंप से मुलाकात होगी, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि 2 दिन फ्रांस में बिताए, किया क्या है साहब ने? फ्रांस में 2 दिन हुआ। पहला दिन का वीडियो आया कि वहां के राष्ट्रपति सबों से हाथ मिला रहे हैं और इनको ये भी हाथ बढ़ाएं, लेकिन उनको छोड़ के आगे बढ़ गए। वो गलतफहमी हो सकती है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन उसका हमारे सोशल मीडिया पे काफी वो था कि मैक्रोन ने उनको नजरअंदाज किया। लेकिन उसी के बात है कि दोनों के बीच में एक न्यू कंसुलेट खुला है फ्रांस में, मर्सिली सिटी में। वहां दोनों ने साथ मिलकर खोला, यानी दोनों के साथ बात हुई है। और मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे आदान प्रदान क्या होगा, फ्रांस हमारे आएगा तो फ्रांस की यहाँ पर धंधा की बात है, भारत से बेचने की बात है, इसकी बात हुई है और इस पर सहमति भी हुई है कि देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे बातचीत हुई थी, दुनिया के G7 G20 और अन्य लोग आए थे, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी आए थे। तो उस पर एक समझौता हुआ जिसमें अधिकांश देशों ने साइन किया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटरनेट की तरफ फ्री रखेंगे, सबको इंक्लूसिव रखेंगे, सबको बराबरी का दर्जा, इंक्लूसिव मतलब सबको मिला कर रखेंगे। इस पे अमेरिका ने और बाद में इंग्लैंड ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। जेडी वांस ने कहा कि मित्रों, आप हमें समझें कि हम इसको लीड करेंगे और हम उसी के हिसाब से बनाएंगे, हम नेतृत्व देंगे, सबकी बराबरी नहीं हो सकता। और इंग्लैंड ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जैसे भारत और चीन ने भी किया है। तो ये बातें चली है और यह नजर आ रहा है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं से जो यूरोपियन यूनियन तक लिमिटेड था, उसका लिमिटेड तो नहीं था, लेकिन जो खास ध्यान था उसके विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, वह घट रहा है। वह चाहता है कि यूरोपियन यूनियन अपना जीडीपी को 2 से 5% बढ़ाए, यानी वहां के जनता पर टैक्स और बढ़ाए, अपना वो धंधा खुद करे, हम उसको मदद नहीं करेंगे। और जो होगा वो हमसे तेल खरीदे, रूस से ना खरीदे, हम फायदे में रहे। उसका एक नया नजरिया एक उभर के सामने आ रहा है, ट्रंप और एलॉन मस्क और बाकी जो दूसरे उसके सहयोगी हैं। जी, क्या बेहतर ना होगा कि हम भी अपना एआई बना लें? क्यों हम अमेरिका का यूज करें, क्यों हम चाइना का यूज करें, क्यों ब्रिटेन को मौका दें? इसके लिए आवश्यक है हमारे सभी श्रोताओं को समझना चाहिए कि वैज्ञानिक शिक्षा वह आधारभूत होता है, उसी के हिसाब से तकनीकी का बढ़ावा। हमने इसमें बहुत क्षति कर दी है, बहुत गड़बड़ कर दिया है। जहां भी है वह अब धर्म के आधार पर शिक्षा शुरू हो गया है। भगत सिंह को हटा दिया गया है, चार्ल्स डार्विन को हमारे यहाँ से एक तरह से बहुत निम्न स्तर पर ला दिया गया और तुर्की में उसे हटा दिया गया है। तो दिमाग में आप यदि गोबर भरेंगे, भूसा भरेंगे और उसके बाद से चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रूप से तकनीकी विज्ञान और उत्पादन में आगे बढ़ें, तो बहुत मुश्किल है। हर तरह से हमें दूसरों के ऊपर एक तरह से कहें तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके लिए हमें जाकर उसके पैर छूने पड़ेंगे, जो कि हमें नजर आ रहा है भारत अब पीछे की तरफ खिसक रहा है इस मसले में। जी, तो जो बात की जाती है सत्या नडेला को दिखाते हुए या कुछ और लोगों को दिखाते हुए, कहा जाता है कि अमेरिका का ब्रांड तो असल में इंडियन ही है, वो सिर्फ 2014 से पहले के प्रोडक्ट हैं, उसके बाद के नहीं है वो।
उसके बाद के कुछ जरूर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100% बंद कर दिया गया। खास लोग जरूर वैज्ञानिक शिक्षा पा रहे हैं, खासकर जो बड़े बड़े अच्छे स्कूल में है, जहाँ की मिनिमम एक महीने का खर्च फी वगैरह मिलाएं तो 10,000 है, हॉस्टल वगैरह वगैरह है तो 70-80 हज़ार रुपए से अधिक हो जाता है। तो उसका जो क्रीम है वह तो अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, हमारे यहाँ वो नहीं रह रहा है। चूंकि वह क्रिटिकल माइंड से यदि कुछ पॉलिटिक्स में बात कर दिया, बोल दिया, तो उसको हटा दिया जाता है। यहाँ का आधार अलग हो गया। अंबानी ठीक है। अदानी का जो ग्रुप है वह कुछ और चाह रहा है। जी, यहाँ पे सिर्फ ईंटा ढोने वाला मजदूर इनको पसंद है। खैर, अब नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। कोई एयरपोर्ट पे लेने तो आया नहीं। उम्मीद तो जताई जा रही थी कि ट्रंप खुद चल के आएगा लेने के लिए। बस सिंपल सा गार्ड ऑफ ऑनर जैसे हमेशा दिया जाता है किसी भी बाहर से आने वाले राजनीति शख्सियत को, वो दे दिया गया है। आज मस्क से मुलाकात होगी, आज ट्रंप से मुलाकात होगी। क्या हासिल कर पाएंगे, या सिर्फ एक चीज का बेनिफिट है नरेंद्र मोदी के पास कि भैया ट्रंप सब पर टैरिफ बढ़ा रहा है, भारत पे टैरिफ नहीं बढ़ा रहा है? जहां तक ट्रंप सरकार की बात है, उसका दूसरा फेज कहें या दूसरा चरण कहें, तो वह 2016 से 20 वाले में और अभी जो 2025 से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। ट्रंप अब उस तरह का तमाशा बीन नहीं रह गया, वो दूसरे तरीके का तमाशा है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि ट्रंप और उसके जितने भी सहयोगी हैं, बहुत तेजी से अपने देश के और दुनिया के अन्य देशों से लूटे। उसने अपने यहाँ टैरिफ बढ़ा दिया एल्यूमिनियम और लोहे और उस तरह की चीज़ों पे। पहले 10% था, उसके बढ़ा के 25% कर दिया है, जिसमें भारत भी आता है। और भारत ने वहां जाने से पहले बजट के दौरान, अन्य मसलों के दौरान 30 प्रोडक्ट पे अपने उसने टैरिफ घटा दिए। यानी अमेरिका का दबाव यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। बदले में अमेरिका क्या देगा, हो सकता है वह अदानी के खिलाफ जो केस हो रहा है उसको दबा दे, वह करेगा और भारत के को दिखाएगा कि वह हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन नहीं है। भारत केवल लिमिटेड है चाइना को घेरने में, और जो कि उसमें भारत असमर्थ है, ना सैनिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना किसी और रूप से। तो इस हालत में वहां जाते हैं तो ठीक है, वो तुलसी गबार्ड से मिल चुके हैं, जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी की अब चीफ है, यानी CIA वगैरह जितना उनके अंदर में होगा। ब्लेयर हाउस में इनको रखा गया है। इसकी प्रशंसा, मतलब कि ब्लेयर हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ खास आगंतुकों को या VIP लोगों को या VVIP लोगों को रखा जाता है। तो नेचुरली हमारे देश के प्रधानमंत्री VVIP हैं, यह कोई नया चीज थोड़ी है। तो ये सिर्फ चीज दिखाने के बजाय यदि वास्तव में दिखा है, और खासकर यदि हमारी मीडिया पता लगाने की कोशिश करे, ये तो ऊपर से आ गया कि 30 पर टैरिफ हटा दे गया, भारत को पहले ही से वो धमका रहा है कि तुम्हें हमारी बातें मानो नहीं तो और रोकेंगे। तो ये सब चीजें जो नहीं दिखाता सवाल तो। है मेरा, जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी हाँ चाहूंगा उसके बोलिए लिए। बोलिए। सवाल ये है कि क्या बेहतर ना होता कि नरेंद्र मोदी जाकर उन कथित प्रवासी प्रवासी भारतीयों से मिलते जिनको अब जेलों में ठूस दिया गया है, बड़े बड़े अपराधियों के साथ रखा जा रहा है, डिटेंशन सेंटरों में रखा जा रहा है, या उनको वापस भेजने की तैयारी चल रही है, हाथों में हथकड़ी बांधकर, पैरों में बेड़ियां पहनाकर? क्या सही नहीं कहा अखिलेश यादव ने कि पिछली बार गए थे तो हीरा दे रहे थे, इस बार जंजीर लेकर जाओ और कहो ट्रंप को कि ये वाली जंजीर पहनाकर भेजना हमारे लोगों को? जो कहा गया वो सही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति, मैं ये नहीं कहूंगा कि डर गए हैं, वो कहने से लगता है कि मैं थोड़ा सा लो लेवल का कमेंट कर रहा हूं, लेकिन भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है अमेरिका के सामने झुकने की, वह इजाजत नहीं देता हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री कि वहां जाके हमारे उन भारतीयों से मिल सके जो कि बहुत गजालत में है, कष्ट में है, भयभीत है, डरे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में है। बल्कि उनसे मिलेंगे जो खासकर गुजरात और वहां के लोग हैं, जिन्हें पैसा देकर भी लाया गया है भारत से वहां का, ताकि वो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाए और ये करे। यही हमारी विदेश नीति का एक तरह से कहें तो स्वरूप हो गया है। जी, आपके पूंजीवाद की एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर देखने को मिली है पाकिस्तान में। पहली बार हुआ होगा शायद दुनिया में ऐसा कि IMF का प्रतिनिधि मंडल किसी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ, याहिया अफरीदी उनका नाम है, उससे मिल रहा है। तो अब अदालतों से भी मिलेंगे पूंजीवादी? ICC ICJ की जो हालत है वो हम तो देख रहे हैं। हमारे देश के भी और अन्य देशों की भी जो अदालतें हैं पूरे विश्व भर में हमें नजर आ रहा है। और इस बार IMF का जो प्रतिनिधि मंडल आया है, उनका कहना है कि जो लोन देने में असफल था पाकिस्तान, उसके कारण वो कर्ज में डूब रहा था, और उसके बिखरने की, आर्थिक स्थिति से बिखरने की जो स्थिति आ रही थी, उससे बचने के लिए IMF ने फिर लोन दिया है। यानी लोन को चुकाने के लिए लोन दिया है।
इस तरह का जो चक्रवाती लोन है या दलदल है उसमें फंसा हुआ है, और उसके लिए कहता है कि हमारी कुछ खास शर्तें हैं, नहीं मानोगे तो हम नहीं देंगे। उसमें शर्तें हैं कि किसानों के खिलाफ कानून, ताकि उनके जमीन को हड़पा जा सके, मजदूरों के खिलाफ जो उनका कानून है कि भाई हायर एंड फायर वाला हम जब चाहें तब तुम्हें निकाल सकते हैं, जो भारत में भी शुरू हो चुका है, यूपी से और अन्य जगहों में। और पहले 36 घंटे की बात थी, 44 घंटे, फिर 70 घंटे, 90 घंटे की बात कर रही है। पता नहीं ये बंदे सोएंगे कब, खाएंगे कब, आराम कब करेंगे। और इस आधार पे इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, ये भी देखिए डिफेंस मिनिस्टर उसके बचाव में आते हैं। फिनांस मिनिस्टर को आना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को आना चाहिए था। जब उनसे पूछा कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो बोले कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, या उनको हम उनके पक्ष में क्यों बोले। लेकिन जहां तक कह रहे हैं कि देश की बात है, देश की मजबूरी, हम बुड़ रहे हैं, उस हालत में आके इन शर्तों को लागू करवाने में यदि सुप्रीम कोर्ट बीच में हस्तक्षेप करता है, तो पहले ही से वो आके धमका रहे हैं। धमकी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन पहले ही से कर रहे हैं कि बेटा तुम मान जाओ, नहीं तो हमने तो केवल तुम्हारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को हटाया है, तुम्हें भी हटा देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, हमारी शर्तों को मानो। तो यह आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है सो बिल्कुल उस तरह के, जो पहले जमाने में हमारे फिल्मों में दिखाया जाता था कि सूद सहित लेता था, ना लौटाने पर उसके घर से उसके मंगलसूत्र ले लेता था, जमीन कब्जा कर लेता था। आईएमएफ उस तरह का बिल्कुल एक खींचने वाला, नोचने वाला, चूसने वाला जानवर बन चुका है। जी ठीक है, मान लेते हैं कि हलवाई का जवाब पनवाड़ी दे रहा है, ये तो अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके से जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज से पाकिस्तान में मिल रहा है आईएमएफ, तो क्यों ना इसका मतलब मैं निकालूं कि वो कह रहा है भैया इमरान खान को बाहर मत आने देना, हमने पैसा लगा रखा है तुम्हारे यहाँ, सब डूब जाएगा हमारा। इसकी भी संभावना, बहुत सारी अन्य बातें हुई होंगी, और पख्तूनिस्तान या उस तरफ का जो जगह है उसके बारे में बातें होंगी। तो मैं तो इस पर इतना ही कहूंगा कि भैया खैर है कि वो आके मिल रहे हैं, आगे से आदेश होगा क्या और हमसे मिलो। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, अब आपस आके मिलने वाली बात है, तो मेटा यानी कि फेसबुक का जो मालिक है जुकरबर्ग, वो एक इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा भाई साहब मुझे तो पाकिस्तान में सजाए मौत सुना दी जाती, क्या हो गया था इसके साथ। ये फेसबुक में किसी ने ब्लास्फेमस, जो कहते हैं धर्म के खिलाफ, ये प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ, उनके फोटो के साथ कुछ डाला था, क्या डाला था मैं नहीं देख पाया हूं लेकिन ये रहा होगा। तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि इसकी इजाजत कैसे मिली, और सीधे के सीधे मुकदमा इसके मालिक के ऊपर हो गया, और उसकी सजा, उस ब्लास्फेमी की सजा पाकिस्तान के कानून के हिसाब से फांसी की सजा है। और इनको मिल सकता था, हालांकि ये ना पाकिस्तान में थे, ना इनका कहते हैं कि पाकिस्तान जाने का कोई इरादा था, लेकिन वो हो सकता था, इनके लिए एक समस्या के रूप में आता। लेकिन वही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देशों में जहां हमारी तरह से तथाकथित स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, हाँ, वहां पे फेसबुक को चलाना, अन्य चीजों को करना बड़ा मुश्किल है। वैसे उदाहरण के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि स्वीडन में जो हो रहा था वह बदमाशी थी, वह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की नहीं थी। जी मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने फेसबुक का जिक्र किया, यूट्यूब को भी ले आते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो एक शो हुआ और उसमें कैसी गंदी गंदी बातें की गई, उसको लेकर पूरा हंगामा मचाया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए किस तरीके का गंद भरा पड़ा है, किस तरीके का जहर उगला जा रहा है रात दिन फेसबुक और यूट्यूब पर। लेकिन आप अगर इसराइल के खिलाफ कुछ लिख दें, अगर आप यूक्रेन के खिलाफ कुछ लिख दें, या आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर लें जो आपकी खबर की जरूरत है, कि आप लिख दें हत्या जैसा शब्द, तो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। उस पे क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। यह जो शैडो रिस्ट्रिक्शन है, यानी ओपनली उसने ना किया हो, मेरे ऊपर तो ओपनली किया है, शायद आपके चैनल के ऊपर शैडो रिस्ट्रिक्शन हो, चूंकि इस तरह की बातें आ रही हैं और जी, लोग उसका नेगेटिव वोटिंग देते हैं वगैरह करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत बढ़ रहा है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक तरह से कहें तो बिजनेस बनने जा रहा है। लेकिन उसके जस्ट पीछे जो है वह मार्केट का वो हिस्सा है जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दे तो फेसबुक या ये एक्स यूट्यूब। या ट्विटर, यूट्यूब, ये जितने भी हैं, इन सब चीजों में लगे हुए पैसे, और इसका बाजाब्ते कंट्रोल है इसके पीछे। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका का है, उसका प्रिज्म नामक जो ऐप है या जो उसका तरीका है, या इजराइल की जो बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में कंट्रोल करती हैं, ब्रिटेन का सब कुछ भरा हुआ है, इंडिया का भी जो हाँ लिमिटेड जी। है, यह
कोशिश करती है, दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरह से जनता के मूड को बदला जाए, उनके विचारधारा को बदला जाए, किस तरह उसके सोचने की क्षमता को जो एक तार्किक आधार पर उसको जीरो कर दिया जाए, खत्म किया जाए, नेगेटिव में जाया जाए। और ठीक है। ये जो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, उसका जवाब यही है कि उसमें से हम जो कुछ चंद बचे हुए हैं, बाकी लोग जिनकी संभावना है, जो न्यूट्रल है, उनके साथ अपनी बातों को ले जाए कि भैया तुम स्वतंत्र नहीं हो सोचने को, तुम वो सोच रहे हो जो तुमको सोचवाया जा रहा है ऊपर हमारे बैठे मालिकों द्वारा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो क्या यूएन की जो रिपोर्ट आई है बांग्लादेश को लेकर, वो भी कुछ इसी ओर इशारा करती है? या तो शेख हसीना इस रिपोर्ट के बाद डंप हो जाएंगे बिल्कुल, या डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है अभी चल रही है कार्यवाहक तौर पर, वो जबरदस्त फायदे में रहेगी, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है 1400 लोग मारे गए आंदोलन के दौरान, और सबको बहुत करीब से पुलिस ने गोली मारी है। हाँ, कहा तो जा रहा है कि 1400 मारे गए इनकी रिपोर्ट में यूएन की तरफ से। आखिर यूएन के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन राइट्स वाले पहुंचे कैसे? तो मोहम्मद यूनुस ने खुद बुलाया था उनको और उनको ला कर रखा, बजाते सेवा शुश्रूषा की, हर तरह की सुविधाएं दी, और पहले से भी उनको ब्रीफ किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वहां लोग नहीं मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं, काफी हिंसात्मक झड़पें हुई है, पुलिस के साथ हुई है। लेकिन इनका कहना है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी प्लान करके तहत कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा गया है, और 70% से अधिक लोग ये पुलिस द्वारा मारे गए हैं, ना कि भीड़ के द्वारा। तो यदि पुलिस के द्वारा कहने का मतलब है कि इसका मतलब शेख हसीना के पुलिस ने मारा है। यानी इनका मोहम्मद यूनिस का जो प्लान है, यूएनओ का प्लान है, अमेरिका का प्लान यह है कि अभी आने वाले चुनाव के जो समय उसको बदले और जो हम्म। विपक्ष को पूरी तरह से धाराशायी करे। जैसे हम्म। दिल्ली के चुनाव में पिछले 4-5 वर्षों से पूरी कोशिश की गई थी कि किस तरह आम आदमी पार्टी को हराया जाए। आम आदमी हम्म। पार्टी से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, मैं बता चुका हूं पहले। लेकिन उस तरह से ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से विपक्ष को ध्वस्त किया जाता है, और उसका कुछ सच्चाई को लेकर, आधे सच्चाई को लेकर और बाकी आधे सच्चाई को तोप कर, और ये चीजें सामने लाई गई है, जिसका आपने सही वर्णन किया। जी पहले ट्रंप ने घंटी बजाई पुतिन के लिए, फिर उसके बाद जेलेंस्की को फोन लगाया, लेकिन बाद में बात की किम जोंग उन से, उत्तर कोरिया वाले से, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। इन दोनों का तो सब जिक्र कर रहे हैं। पहले मैं चाहूंगा कि उत्तर कोरिया वाले मामले को क्यों छिपाया जा रहा है, यह बताया जाए सर। इसलिए कि उत्तर कोरिया के चीफ ने, किम जोंग उन ने कहा कि पैलेस्टीन लैंड से, पैलेस्टीन राज्य से फिलिस्तीनियों को जो हटाया जा रहा है, और जो बातें ट्रंप ने कही वो बहुत घटिया और निम्न स्तर का है, और बिल्कुल वह साम्राज्यवादी विदेश नीति का हिस्सा है। पूरी तरह से बिना लाग लपेट को उसकी शिकायत कर दी। अब इसके बारे में बातें हुई होंगी तो ट्रंप ने तो दिखाने की कोशिश की कि उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी के साथ है या अन्य लोगों के साथ है। लेकिन इस बारे में यहां पे उन्होंने लगा होगा कि भाई नॉर्थ कोरिया छोटा मोटा देश नहीं है। हम्म। ताकत के रूप से वह कम से कम मिलिट्री के रूप से इतना ताकतवर है कि भले ही अमेरिका उसको बर्बाद कर दे, लेकिन बर्बाद होते हो तो अमेरिका को ही बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है और उसको पहुंचाने की क्षमता है अमेरिकी धरती तक। इसलिए उनसे बात करके उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की, और मीडिया इसलिए दिखा रहा है कि फिलिस्तीन लैंड में, गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है उसमें नॉर्थ कोरिया बड़ा ही वोकल है, साउथ अफ्रीका के बाद से। बाकी और भी देश है, इसमें संदेह नहीं, ईरान वगैरह है। लेकिन ये जो दो अलग अलग देश के हैं जो इस्लामिक देश नहीं है और इनके साथ खड़े हैं जो ताकत के साथ, वह प्रशंसनीय है। इसलिए उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। जी क्या इसलिए भी नहीं की जा रही क्योंकि खबरें हैं कि उत्तर कोरिया के फौजी जो है रूस में जाके लड़ रहे हैं, तो पुतिन ने फोन करके समझाया कि भैया तुम अपना फौजी वहां से वापस बुला लो, रूस थोड़ा कमजोर पड़ेगा, हम लोगों को वहां पे जंग खत्म कराने में मदद मिलेगी। पुतिन ने ऐसा कहा होगा तो नॉर्थ कोरिया के जो चीफ हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट है, उन्होंने पक्का, मुझे उम्मीद है, डांट लगाई होगी कि बकवास मत करो, हमारा कोई सैनिक वहां पर मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है, ना कुर्स पे लड़ रहा है, तुमने हवा में निकाल दी। पहले एक को पकड़ा, वो मर गया बेचारा, दो को पकड़ा जो कि उसी रशिया के पार्ट थे, हमारे नहीं थे, और 10,000 गए हैं, 20,000 गए हैं, तो भिन्न भिन्न जगहों में, और फिर तुमने हवा फैला दी को 20,000 मारे गए। यानी बिना लाग लपेट के, बिना निशानी के, बिना किसके मारे गए हैं, उसका कोई आधार ही नहीं, वो बिल्कुल झूठे हवा की तरह निकल गया है। इसलिए ठीक। मुझे निश्चित है कि पुतिन इस पर बातें नहीं की होगी, वो संबंध भड़काना नहीं चाहते हैं, अभी दिखाना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप है,
और उनका साथ साथ यदि जेडी वांस ने जो पेरिस में गए, फ्रांस में, उन्होंने एक लाइन और भी कहा कि अब हमारा जो एम है वह अब यूक्रेन और रूस नहीं, हमारा एम अब चीन है, और उस चीन के खिलाफ वह नॉर्थ कोरिया को जोड़ना नहीं चाहेंगे बल्कि अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, कम से कम न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए बात करते हैं अगली बातचीत की जो ट्रंप ने की है पुतिन से और जेलेंस्की से। इसके बाद क्या इसको पहला निष्कर्ष ये निकालूं कि 2-3 दिन से खबरें चलाई जा रही थी कि ट्रंप ने पुतिन से बात की है, लोग कह रहे थे कहां बात की है, तो अब बात करके दिखाया गया कि हाँ मैंने बात की है। अब वास्तव में बात हुआ है। ट्रंप से जहां तक बात की बात है तो ट्रंप ने मतलब नाम मन से कहा कि ठीक है हम भी तैयार हैं, और शर्तों पुतिन ने जेलेंस्की, हाँ नहीं, पहले जेलेंस्की की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की तो जेलेंस्की कह रहे कि भाई ठीक है हम भी तैयार हैं, शांति होना चाहिए, बहुत दिन से युद्ध चल रहा है, और अभी शर्तों की बातें नहीं की। हालांकि उनका शर्त है कि 2014 के पहले की स्थिति लाया जाए, यानी क्रीमिया को वापस यूक्रेन में दे दे, और बाकी जापोरिजिया, खारसन, खार्किव, जितने जगह चुनाव करवाए थे रूस ने, और 90% से 95% लोगों ने रूस के साथ मिलने की बात की थी, अब उसकी भी बातें उन्होंने नहीं की। यहां तक कि ट्रंप ने खुलेआम कह दिया कि अब ये बातें करना, ये कल्पना करना कि 2014 के पहले की स्थिति आ जाएगी, अब वो संभव नहीं, बेमानी है। इसलिए एक तरह से कहें तो बड़े बड़े हथौड़े उनके सर पे पड़े हैं। हालांकि उनको बुलाया गया है कि भाई तुम न्यूयॉर्क आओ, हम लोग मिलेंगे, जेडी वांस मिलेंगे और बाकी लोग भी मिलेंगे, और वो कहते हैं कि ठीक, एक बार एजेंडा तय हो जाए, तिथि तय हो जाए तो आने को तैयार हैं। अब बदले में उनके पास एक ही हथियार रह गया कि हमारे जो रेयर एलिमेंट्स है वह ट्रंप ले जाए, चाहे जैसे भी जिस रूप में ले जाए। हालांकि उनके पास खुद नहीं है। इस पर ट्रंप ने खुद कहा था कि अभी हमें पता ही नहीं कि यूक्रेन के पास है कि नहीं, हमें यह भी नहीं पता है कि यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाए क्या होगा। जहां तक पुतिन से मिलने की बात है, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1.5 घंटे तक इनकी बातें हुई है, और 1.5 घंटे में हो सकता है 10-15 मिनट हालचाल, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह निकला होगा, लेकिन निश्चित रूप से 1 से सवा घंटे तक इनके मुख्य मुख्य मुद्दों पर बातें हुई हैं कि किस तरह से अब समझौता किया जाए, किस तरह से शांति किया जाए। इस बड़े मुद्दे में यह बात हुआ कि इस बातचीत में जेलेंस्की को लाने की जरूरत नहीं है, यानी जेलेंस्की का महत्व तो गया, जितने भी चीज बन रहे थे। नंबर 2, ट्रंप ने मान लिया कि ठीक है नेटो में नहीं आएंगे। एक तरह से हवा यह भी उड़ रही है कि अमेरिकी सैनिक वहां पे आएंगे यूक्रेन में, उसके देखभाल करने के लिए 2 डिवीजन होंगे। तो ये बकवास वाली बात है, 2 डिवीजन का कोई मायने नहीं बनता है उतने बड़े यूक्रेन और उतने बड़े बॉर्डर के लिए जो 1000 किलोमीटर से अधिक है, वह ऐसी फालतू की चीज है। यूरोपियन यूनियन की आने की बात है तो में आने की बात है तो वह संभवतः हो सकता है, और पुतिन ने साफ कहा है कि भैया हम तैयार हैं, लेकिन जिन कारणों से युद्ध हुआ है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, यानी तुम्हारा नेटो के सैनिक और नेटो जो वहां कर रहा है, नाजिफिकेशन जो हो रहा है, हमारे यहाँ जो लड़ाइयां कर रहे हैं, हमारे यहाँ आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। तीसरा, जहां तक जेलेंस्की की बात है, वह राष्ट्रपति नहीं मानता मैं, अब वो नहीं है, वह अब है। तो इन सब बड़े मुद्दों पर बातें हुई, तो एक उम्मीद की किरण आई है कि संभवतः शांति हो जाए। जी, लेकिन ये बताइए ना कि पहले से ही ट्रंप का ये कहना कि भाई सऊदी अरब में मिलूंगा मैं पुतिन, मॉस्को क्यों नहीं चला जाता है ट्रंप? ये थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि पुतिन ने ट्रंप को बुलाया है, ट्रंप ने कहा है कि एक बार सऊदी अरबिया या यूएई में, यूएई भी एक ऑप्शन था, तो वहां आ जाए तो हम जाएंगे और फिर हम पुतिन को ही बुलाएंगे। इसकी भी चर्चा उन्होंने की है, ट्रंप ने कहा है। कब होगा इस पर कहा है कभी नहीं, लेकिन निकट भविष्य में। सऊदी अरबिया में जाना एक आश्चर्यजनक बात है। रूस तो तैयार हो गया, सऊदी अरबिया कहें तो एक वैसा देश है जहां का शासक या जिसको क्राउन प्रिंस या जो भी कर ले, एमबीएस, वह एक अपराधी आदमी है, भयानक अपराधी आदमी है। वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है, वह चुनाव होने ऐसा कोई चीज नहीं है। जो अमेरिका कहता है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। लेकिन इसका कारण यह भी बनता है कि अमेरिका चाह रहा है कि सऊदी अरबिया उसका डिफेंस पैक्ट और बढ़े, ताकि वह हथियारों का वहां खेप देता रहे। इजराइल भी यही चाहता होगा कि ईरान से मुक्ति कराओ और सऊदी अरबिया को तुम रेस करो, वहां बढ़ाओ। टर्की से भी वे लोग थोड़ा परेशान है, यह कारण कि सऊदी अरबिया, यूएई बहुत छोटा पड़ जाता। तो मैं तो ये कहता कि जब तुम्हें ढूंढना ही था कोई तीसरा देश,
यूरोपियन यूनियन से बाहर भी कुछ यूरोप के देश वहां जाते, तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, कनाडा जा सकते थे, भारत आ सकते। तो सोचो भारत आता तो भारत के जो भक्त लोग हैं उन तो ऐसे ही बदहवासी में वो आधा पागल हो जाते कि क्या हो गया। लेकिन आ सकते थे, ये चीजें हो सकती थी यहाँ पे, यह चीज नहीं हुआ। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है सऊदी अरबिया के लिए भी, वह दिखाने के लिए कि वह दो इतने बड़े युद्ध के और देशों के बीच जो चल रहा है उनके संधि के लिए एक आधार पैदा कर रहा है। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, या जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, कि सऊदी अरब की जगह का चुनाव करके ट्रंप ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो गाजा यस, में जो करना चाहता है उसमें सऊदी अरब को साथ लेना चाहता है। सऊदी अरब ये खुश हो जाए कि हम ट्रंप के ज्यादा करीब हैं, इजराइल के मंसूबे पूरे हो जाएं उसके साथ, उसका सामान्यकरण हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। पुतिन ने भी तो वो फोन किया है सर, और पुतिन भी फोन कर रहे हैं सीरिया के राष्ट्रपति को, उसका भी जिक्र कम हो रहा है आज। HTS के चेयर से अल शारा या क्या नाम है, नाम ही जी, बदल दिया उसने अहमद अल अपना। शरा। हाँ जी। तो उससे भी बातें की है। और यह एक देखे तो पुतिन का जो एक लचीलापन, यह पैरपन नहीं, एक लचीलापन फॉरेन पॉलिसी में जरूरत के हिसाब से वह चीज कर दिखाया जो कि लगता था कि संभव है। क्योंकि पुतिन के सैनिक वहां पे 2009-10 या जब भी गए थे, है ना, असद के सत्ता को मदद करने के लिए भारी बमबारी की थी वहां पे, और जी। STS के सैकड़ों के हजारों लोग को मार रहा था। हम्म। और उसके बाद भी यह करने के बाद से अपने सैनिक स्थान को बनाए रखा, सैन्य स्थान जो दो जगह उनका पे समुद्र किनारे पे उसको रखे रखा। और अब इनके जो इनके प्रवक्ता या इनके जो करीबी लोग थे वहां गए थे इनके बिहाफ पे, और वहां जाके बातें की थी या फोन पे बातें कर ली है। और फोन पे बातें करके पुतिन ने कहा कि हम आपके सॉवरेंटी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। सॉवरेंटी बोले तो देखिए कि साउथ सीरिया में जो इसराइल घुसा पड़ा है, और जी। अभी जो सीरिया ने नया अपना मैप निकाला था उसमें गोलन हाइट्स नहीं दिखाया था, उस पर एक तरह से करारा पीछे से थप्पड़ मारा। एक एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है वहां पे। नंबर 2 ये कहते हैं कि हम आपके हर तरह से आर्थिक और सैन्य मदद को भी तैयार है। नंबर हम्म। 3 इनकी बातें हुई होंगी जिसकी चर्चा नहीं आई है, कि हमारे सैन्य जो वहां पे क्षेत्र है उनको बरकरार रखने दीजिए। ठीक है। जी। तो ये सब बातें और आर्थिक राजनीतिक ठीक है सर, चर्चाएं तो होगी होगी। थोड़ा वक्त का जी, तकाजा है, जल्दी जल्दी से गाजा, सीरिया और ईरान की खबरें ले लेते हैं। और इसमें जो पहला अपडेट हमारे पास ये है कि ट्रंप के दबाव के बाद भी साउथ अफ्रीका ने साफ कर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ आईसीजे से नहीं हटेगा। क्या ये यूरोपीय यूनियन जो उसके साथ खड़ा हुआ है, इस वजह से हो रहा है ऐसा? ये बिल्कुल है, साउथ अफ्रीका की प्रशंसा करनी होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान भले ही कुछ अन्य कारणों से हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इन लोगों की प्रशंसा करनी होगी कि यह लोग अपने ताकत पर, जी हाँ, निश्चित रूप से रूस का इनके मदद है और बाकी कुछ अन्य देशों का मदद है इनके साथ है, लेकिन वो बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया। जबकि ट्रंप ने खुलेआम अपना जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और जो भी मदद थे बंद किया, उसमें यह भी कहा है कि तुम आईसीजे से अपना जो एप्लीकेशन है जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ वो वापस करो। सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए वह है। और जहां तक गोरों से वहां की जमीन लेने की बात है, वह एक मामूली सा छोटा सा मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जी। जी। इन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो जो गोरे हैं वहां पे रिफ्यूजी बन के आए, इस पे मजाक बनाया इन्होंने कि ये हम्म। यहाँ के सबसे धनी क्षेत्र लोग हैं, बड़े हम्म। अच्छे से रहने वाले लोग रिफ्यूजी बन क्यों जाएंगे। ठीक हालांकि है। उन लोगों ने खुद ही ट्रंप को ना कर दिया था, और जी। ट्रंप का मजाक बन रहा है यहाँ पे। जी, ये अरबों में कोई ताकत आ गई है, या जब से नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब में फिलिस्तीन बसा दो, तो सऊदी अरब के दबाव में जो है अरब अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जॉर्डन का बादशाह जो है वो वापस लौटा है और उसने कहा ठीक है 2000 घायल बच्चों को ले जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, लेकिन हम अपने यहाँ किसी फिलिस्तीनी को नहीं लेंगे। मिस्र का राष्ट्रपति अब कह रहा है कि जब तक ट्रंप गाजा से लोगों को जबरन निकालने की बात करना बंद नहीं करेंगे, वो अमेरिका नहीं जाएगा। ये मिस्र की राष्ट्रपति की बात कहें, ठीक है, अच्छी बात है। सीसी जो है सो बड़े भारी बहुमत से पिछले चुनाव में जीत के आए थे, 90% के आसपास मिला था, पता नहीं कितना फ्री एंड फेयर था। लेकिन अब इनको केवल इसलिए नहीं कि इनके अहम पे चोट है, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं कि इनके सॉवरेंटी सार्वभौमिकता पर चोट है, बिल्कुल नहीं। यह तो बिल्कुल घुटने के बल में पले ही थे, बल्कि अब इन्हें यह भय समा रहा है कि जनता ने विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। और ये हम्म। सारे देश, यहां तक कि जॉर्डन के राजा
जो कि बिल्कुल भक्त हैं अमेरिका और इजराइल के। 2000 ले लिया, अंदर अंदर कुछ और बातें हुई होंगी, लेकिन जो जनता का जो भड़कने का है पूरे अरब कंट्रीज में, खासकर इन दोनों देशों में, यदि ये वहां के फिलिस्तीनियों को लाते हैं और उनमें भी लड़ने वाले होंगे, ऐसा नहीं है कि वो लड़ने वाले नहीं होंगे, तब क्या स्थिति होगी? क्या ये टिके रह पाएंगे? ये सवाल इनको खा रहा है। जी, ईरान के राष्ट्रपति को लेकर जो इस्तीफे की खबरें चल रही हैं सर, उनमें कितनी सच्चाई है? अभी के हालत में तो नहीं है, तो विपक्ष भले ही शोर मचा रहा। अभी तो जो अमेरिका ने जो इनके खिलाफ पाबंदी लगाई है, इनको फिर से टेररिस्ट स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, उस हालत में जहां तक वहां के रिलीजियस सुप्रीमो के साथ अब ये लोग करीब आ गए, ये सरकार करीब आ गए, जो इनका मतभेद था न्यूक्लियर एनर्जी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, तो इस हालत में क्यों हटेंगे? तो इन्होंने साफ कहा है कभी तो हम अभी हैं और तब तक रहेंगे जब तक के लिए हमने जनता ने चुना है। और मैं इनकी बात को सही मानता हूं, हटने की बात जैसी कोई चीज नहीं बनती है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।